तो अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम यानी कि पॉइंट मासेस के लिए अपन ने सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा, ठीक है। तो अब हम सेंटर ऑफ मास फॉर कॉन्टिन्यूअस मास बॉडीज निकालना सीखेंगे। मैंने आपको बताया था दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम एंड वन इज कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस मास बॉडीज का मतलब क्या है कि जिनमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मास एक जगह एक्यूमुलेटेड ना हो। मतलब अभी तक हम जो पढ़ते थे उसमें पार्टिकल्स जो होते थे वो एक पॉइंट पार्टिकल्स होते थे और उस पॉइंट पार्टिकल का कुछ मास हुआ करता था। तो अब हम कॉन्टिन्यूअस बॉडीज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें मास जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि पूरा फैला हुआ होता है। जैसे अगर मैं बात कहूं तो ये हमारे पास क्या है, एक डस्टर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो क्या इसका पूरा मास एक पॉइंट पर है? नहीं, इसका जो पूरा मास है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि इधर का मास यानी कि कुछ मास इस हिस्से में है, कुछ मास इस हिस्से में और कुछ मास इस हिस्से में, यानी कि मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो जैसे अगर बात करें इस बोर्ड की भी, तो इस बोर्ड में भी जो मास है वो पूरा इस बोर्ड का मास है, यानी कि वो मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस टाइप की बॉडीज को बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस मास बॉडीज, जिसमें मास एक पॉइंट पर एक्यूमुलेट ना होकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो अब हम उन कॉन्टिन्यूअस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे कि सेंटर ऑफ मास उन बॉडीज का कहां पर होगा, ठीक है। तो हम एक बॉडी ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास कोई रैंडम बॉडी है। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है कि सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का कहां पर होगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि हम किसी भी बॉडी को कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट मासेस मान सकते हैं। मतलब मैं इस बॉडी को पॉइंट मासेस से बना हुआ एक बड़ा मास मान सकता हूं। इस डस्टर को मैं अलग अलग पॉइंट मासेस का कॉम्बिनेशन मान सकता हूं। तो हम इस बॉडी में भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मासेस कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, इस बॉडी का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया और लेट से उस टुकड़े का मास कितना था, dm1। d इसलिए क्योंकि वो बहुत छोटा सा मास है, इसलिए हम उसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। d मतलब स्मॉल एलिमेंट, तो dm1 मतलब एक बहुत छोटा सा मास। सिमिलरली आप इस बॉडी में बहुत छोटे छोटे पॉइंट पार्टिकल्स कंसीडर कर सकते हो। तो ये एक dm1 मास। सिमिलरली मैंने और मास लिया, एक एलिमेंट और लिया और उसका मास हमने बोल दिया dm2। तो इस तरीके से हम बॉडी में बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स पार्टिकल्स एज्यूम कर सकते हैं और उन पॉइंट पार्टिकल्स का मासेस में dm1, dm2, dm3 इस तरीके से कंसीडर करूंगा। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ 3 एलिमेंट शो किए हैं, लेकिन एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब हमें इनका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। अब देखो ये क्या बन गया, एक बॉडी को हमने पॉइंट मासेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन पॉइंट मासेस बहुत लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट्स में होंगे, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट मासेस बन चुके हैं, देखो dm1 बहुत छोटा सा एलिमेंट है, बहुत ज्यादा बड़ा एलिमेंट नहीं है। अगर ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है तो मैं इसको नियरली एक पॉइंट मास बना सकता हूं। ये दिखाने के फॉर्म में बहुत बड़ा दिखाया होगा, लेकिन हम इसे एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो याद करो हमने पॉइंट मासेस में बात की थी कि पॉइंट मासेस में अगर आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो तो क्या पता होना चाहिए, तो हमें उन पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स या फिर और भाषा में बात करूं तो हमें उनका पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट बोलो या पोजीशन वेक्टर बोलो, बात सेम है, ठीक है। तो हमें इस dm1 यानी कि एक पॉइंट मास का हमें कोऑर्डिनेट या पोजीशन पता होना चाहिए। अब पोजीशन जो होती है वो किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होती है, दैट इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो हमें कहीं पर ऑरिजिन कंसीडर करना पड़ेगा, कहीं पर ऑरिजिन हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं यहां कहीं पर ऑरिजिन एज्यूम कर रहा हूं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये हमारे लिए ऑरिजिन। अब हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा। ये क्या है, ये है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मासेस, ठीक है। मैंने सिर्फ 3 शो की हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे।
तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मुझे सबके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो मैंने dm1 को ओरिजिन से कनेक्ट किया और इस पोजीशन को मैं r1 वेक्टर नाम दे रहा हूं। r1 मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ dm1 मास। ठीक है, सिमिलरली हम अदर मासेस को भी कनेक्ट कर देते हैं और लेट्स से मैंने जब dm2 को इससे कनेक्ट किया तो इस पोजीशन वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं r2, पोजीशन वेक्टर ऑफ dm2 मास। सिमिलरली हम अगर dm3 को कनेक्ट करें तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, r3। इसी तरीके से हम बॉडी के हर पॉइंट पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, यानी कि हमें सबके कोऑर्डिनेट्स या सबका पोजीशन पता चल चुका है। अगर हमें सबका पोजीशन पता चल चुका है तो क्या हम सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हमने लिखा था, दिस इज m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, मतलब m1 मास इंटू उसका पोजीशन प्लस m2 मास इंटू उसका पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर हमारे पास मासेस m1 m2 नहीं है, हमारे पास मासेस dm1 dm2 हैं, छोटे मासेस हैं। तो हम क्या लिखेंगे, dm1 इंटू r1 वेक्टर m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, और इस तरीके से हम बहुत सारे पॉइंट मासेस का पोजीशन वेक्टर उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे अपॉन टोटल मास। अगर मुझे इस बॉडी का टोटल मास चाहिए तो हम क्या करेंगे, dm1 मास, dm2 मास, dm3 मास, इन सभी मासेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा dm1 प्लस dm2 एंड सो ऑन dm3, और इस तरीके से हम मासेस ऐड करते जाएंगे। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर हमें किसी चीज को ऐड करना हो, हमें अगर किसी चीज को ऐड करना हो तो हम एक क्वांटिटी का यूज करते हैं, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करते हैं विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है कि हमें इन चीजों को ऐड करके दे देता है। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये एक्चुअली में लिखी क्या हुई है, ये लिखी हुई है r1 इंटू dm1 प्लस r2 इंटू dm2 प्लस r3 इंटू dm3 एंड सो ऑन। यानी कि हमें यह समझ में आ रहा है कि हमें ऐड किस चीज को करना है, r इंटू dm को। r है पोजीशन वेक्टर और dm है उस एलिमेंट का मास। तो चीजों को ऐड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि अब हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। और अगर मैं इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखूं, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखूं, तो ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी अभी मैंने समझाई आपका किसका समेशन है, r इंटू उसका मास प्लस पोजीशन वेक्टर इंटू उसका मास प्लस पोजीशन वेक्टर इंटू उसका मास। यानी कुल मिला के हमें जो ऐड करना है वो कौन सी क्वांटिटी को ऐड करना है, r इंटू dm क्वांटिटी को। r है पोजीशन वेक्टर ऑफ dm मास का इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है इन चीजों को समेशन, यानी इन चीजों का एडिशन अपॉन। अगर हम बात करें नीचे वाली क्वांटिटी की, डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में भी आप चेक करें, ये भी एक समेशन लिखा हुआ है, समेशन। लेकिन ये किस चीज का समेशन, दिस इज द समेशन ऑफ dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm, यानी कि मासेस का समेशन। तो डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm, या फिर मैं आम भाषा में बात करूं तो समेशन ऑफ dm। तो इस तरीके से हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट करनी पड़ती है फॉर कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। ठीक है, कि कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा dm मास, उसको उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इंटीग्रेट अपॉन। डिनोमिनेटर में भी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, dm का। अब इसमें एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन कैंसिल नहीं होता, मतलब कि सर ये भी एक इंटीग्रेशन है, ये भी एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, dm से dm कैंसिल, तो सीधा सीधा आंसर आ गया RCM इज इक्वल्स टू R। बट इस तरीके से इंटीग्रेशन नहीं किया जाता, आप इनको डायरेक्टली कट नहीं कर सकते क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन कभी कट नहीं किए जाते।
ठीक है, तो हमें पहले न्यूमरेटर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इनको कैंसल आउट कर सकते हैं, है ना। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब याद कीजिए, मैंने पॉइंट मासेस में भी आपको ऐसे ही पढ़ाया था कि पहले हमने पोजीशन वेक्टर निकाला था, बाद में हमने उनके कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात की थी। तो पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बट कभी अगर मान लो मुझे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो सेंटर ऑफ मास का अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास का आप एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि यहां पोजीशन में मुझे सिर्फ एक्स चाहिए, तो यहां पर भी हमें पोजीशन में क्या लेना पड़ेगा, एक्स। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रल dm. This formula represents the x coordinate of center of mass. और इसी तरीके से आप y और z कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं। मैं y कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रल y dm अपॉन इंटीग्रल dm। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है, व्हाट डज दिस आर वेक्टर रिप्रेजेंट्स। दिस आर वेक्टर आप चेक करिए, हमने जब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो R1 वेक्टर क्या था, R1 वेक्टर वाज द पोजीशन ऑफ dm1 मास, R2 वेक्टर dm2 का पोजीशन था, R3 dm3 का पोजीशन था। तो ये R किसका पोजीशन वेक्टर होगा, dm का। दिस R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ dm मास। जो एलिमेंट आप कंसीडर करेंगे, जो छोटा सा भाग आप लेंगे, जो छोटा सा हिस्सा आप लेंगे, उस छोटे से पार्ट या एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर इज दिस आर। सिमिलरली ये x क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस x रिप्रेजेंट्स द x कोऑर्डिनेट, लेकिन किसका x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ dm मास, उस छोटे से एलिमेंट का जो ये x कोऑर्डिनेट होगा। दिस x कोऑर्डिनेट इज दिस x, यानी हमें यहां पर उस dm एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज दिस, अगर मैं बात करूं व्हाट इज दिस y, तो दिस y, अब आप बता सकते हैं ये y क्या होगा। अगर ये x dm मास का x कोऑर्डिनेट है, तो दिस y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ dm मास। ये उस dm मास का y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब सर ये dm है क्या, dm एक एलिमेंट हम चूज करेंगे, एक रैंडम एलिमेंट हम इस बॉडी पर चूज करेंगे, उस रैंडम एलिमेंट के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे और उन कोऑर्डिनेट्स को इस फॉर्मूले में रखकर हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये अभी सिर्फ मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, तो इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसे सॉल्व करना है, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, एलिमेंट कैसे चूज करना है, वो सब हम सीखेंगे कि किसी बॉडी में एलिमेंट कैसे चूज किया जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली आप ध्यान रखिएगा, इसमें z कोऑर्डिनेट भी है, तो आप z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो हमने किसी भी कॉन्टिन्यूअस मास बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना देखा कि किसी भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं कि उस बॉडी में एक कोई रैंडम एलिमेंट चूज करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट चूज करते हैं, उसका मास होता है dm, ठीक है, बॉडी में वो लाई करता है, और फिर हम किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस dm का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। लेट्स से पोजीशन वेक्टर कितना है, r। तो हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में बात की थी कि सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या, सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रल r dm अपॉन इंटीग्रल dm। ठीक है, यानी कि dm मास का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय dm। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये इंटीग्रेशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। देखो, अगर मैं बात कहूं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब बाय 3। लेकिन अगर आपसे वाई स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन पूछा जाए,
तो वाई स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों डिफरेंट है, और अगर ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट हैं तो आप इनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें या तो x y के टर्म में चाहिए या y x के टर्म में चाहिए। अगर हमें y x के टर्म में पता हो तो हम y की जगह x रख देंगे और फिर उसे इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स सेम हो जाएंगे। वही सेम चीज यहां पर है कि यहां पर हमारे पास ये वेरिएबल है r और ये वेरिएबल है m, तो हमारे लिए इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। या फिर अगर मैं दूसरे भाषा में बात कहूं तो ये dm हमारे पास जो छोटा सा मास है, हमें उस मास को लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली में आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको dm यानी कि उस छोटे से एलिमेंट का मास लिखना पड़ेगा। उसी छोटे से एलिमेंट का मास लिखने के लिए हमने एक टर्म डिफाइन की, लीनियर मास डेंसिटी। और लीनियर मास डेंसिटी की मदद से हम क्या करेंगे कि इस dm की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, और इस dm की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम उसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक चीज तो है कि हम इंटीग्रेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें उसका मास नहीं पता हो, तो इसीलिए हमने इसका मास लिखने के लिए एक टर्म डिफाइन की है, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, अब लीनियर मास डेंसिटी कैसे डिफाइन की है हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, लेट्स से मान लो हमारे पास कोई एक रॉड है या एक वायर है, या फिर मान लो ऐसा हुआ कि मैं मार्केट गया और मैंने एक चेन को खरीदा, मतलब एक चेन खरीदनी थी मुझे। तो मैंने चेन वाले से कहा कि यार मुझे एक काम करो कि 5 मीटर या फिर एक काम करो 5 किलो की वायर दे दो, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली में देखो मुझे जो रिक्वायरमेंट थी वो लेंथ की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो मैंने उससे कहा कि यार एक काम करो, मुझे ना तुम 10 मीटर की चेन दे दो, मेरे पास 10 मीटर की मुझे चेन की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे 10 मीटर की चेन दे दो। तो उसने मुझसे कहा कि 10 मीटर की चेन नहीं, हमारे यहाँ केजी के रेट में चेन आती है, तो हम केजी के रेट में उसे बेचते हैं। तो मैंने उससे कहा चलो एक काम करो, मुझे 4 केजी चेन दे दो। ठीक है, जब उसने मुझे 4 केजी चेन दिया और मैंने जब उस चेन को मेजर किया तो वो चेन की लेंथ सिर्फ 2 मीटर निकल के आई। कि जब मैंने चेन को खरीदा तो उसका मास 4 केजी था और उसकी लेंथ कितनी थी? 2 मीटर। लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट कितने की है? 10 मीटर। ठीक है, तो मुझे एक्स्ट्रा और कितनी चेन खरीदनी पड़ेगी? तो अगर मैं यहां से बात कहूं तो 2 मीटर चेन मेरे पास आ चुकी है, तो इसका मतलब मुझे 8 मीटर चेन और खरीदनी पड़ेगी। अगर हमें 8 मीटर और चेन खरीदनी है तो फिर से मैं उसे मीटर नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि उसके पास चेन केजी के रेट में है। तो अब हमें उससे क्या बोलना पड़ेगा कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप वैसे तो हिसाब लगा सकते हैं कि 2 मीटर का मास अगर 4 केजी है तो 8 मीटर का मास यानी कि इसका 4 गुने का मास 16 केजी होगा। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि यहां पर हम पर यूनिट लेंथ कुछ मास डिफाइन करते हैं। पर यूनिट लेंथ मतलब कि 2 मीटर का मास है 4 केजी, तो हम क्या बोलते हैं 1 मीटर का मास। अगर 2 मीटर का मास 4 किलो है तो 1 मीटर का मास कितना आ जाएगा? 2 केजी। ठीक है, और अगर 1 मीटर का मास 2 केजी है तो हम बोल सकते हैं 8 मीटर का मास। कि अगर हमारे पास 1 मीटर का मास आ चुका है तो अब हम किसी भी लेंथ का मास निकाल सकते हैं। 8 मीटर का मास कितना हो जाएगा? 8 इंटू 2 केजी, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 16 केजी। और अगर मान लो 8 मीटर नहीं, एल लेंथ का मास चाहिए, तो अगर मेरे पास 1 मीटर का मास है तो मैं एल मीटर का भी मास लिख पाऊंगा। एल मीटर का मास कितना होगा? एल मीटर का मास होगा एल इंटू 2 केजी। सही बात है। अब इसी को हम फिजिक्स के टर्म में कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हम इस टर्म को 1 मीटर के मास के 2 किलो को हम एक नई टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट लेंथ। कि मास डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ को हम लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसकी लीनियर मास डेंसिटी कितनी हो जाएगी? मास है 2 केजी और लेंथ है 1 मीटर, तो इसकी लीनियर मास डेंसिटी निकल के आएगी 2 केजी पर मीटर। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमें क्या समझ में आता है कि अगर आप इसकी यूनिट पे ध्यान दो तो यूनिट है 2 केजी पर मीटर। इसका मतलब यह है कि हमें पर मीटर का मास पता चल चुका है कि 1 मीटर का मास है 2 केजी। तो अगर आपको कितनी भी लेंथ का मास चाहिए हो, आपको उसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? लैम्डा। जैसे अगर मैंने कहा यहां पर 8 मीटर का मास बताओ, तो हमने क्या किया था कि उसकी लेंथ थी 8 मीटर, और उसको 2 केजी पर मीटर में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 16 केजी। वैसी बात यहां पर है कि हमारे पास लेंथ थी एल मीटर, और उसको हमने जब 2 केजी पर मीटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसकी लेंथ कितनी आ गई? 2L केजी।
तो अब हमारे लिए फायदा क्या है कि अगर मुझे 1 मीटर का मास पता होगा, अगर हमें पर यूनिट लेंथ का मास पता होगा, तो हम उसमें लेंथ मल्टीप्लाई करके, हम उस टर्म में लेंथ मल्टीप्लाई करके मास निकाल सकते हैं। तो यही बात यहां पर है कि अगर मुझे इस मास का, एलिमेंट का मास लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि इन बॉडीज के लिए उसकी लीनियर मास डेंसिटी में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ का। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट लेंथ, मास डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ, और इसकी यूनिट आ जाएगी केजी पर मीटर, क्योंकि मास अपॉन लेंथ ग्राम पर मीटर, मास अपॉन लेंथ वैसे ही मास अपॉन लेंथ ग्राम पर सेंटीमीटर। अब ये जो लीनियर मास डेंसिटी है, ये सिर्फ लीनियर ऑब्जेक्ट बॉडीज के लिए डिफाइन होती हैं, या फिर जो रॉड से बनी हुई होती है। एक्चुअली में लीनियर ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए रॉड ही होते हैं जनरली। ठीक है, तो ये टर्म सिर्फ उनके लिए डिफाइंड होती है जिनके लिए लेंथ इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इस रॉड की बात करूं या इस पेन की बात करूं, तो इसकी हमारे लिए लेंथ इंपॉर्टेंट है। एरिया अगर आप छोटा भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए इसकी लेंथ इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो जो बॉडीज इन रॉड लाइक ऑब्जेक्ट से बनी हुई हो, ये लीनियर मास डेंसिटी उन बॉडीज के लिए डिफाइन है। जैसे कि एक रॉड, नॉर्मल रॉड के लिए हम लीनियर मास डेंसिटी। रिंग की बात करें तो रिंग लीनियर नहीं है, लेकिन वो भी एक रॉड से बनाई जा सकती है। आप एक रॉड को बेंड करके उससे रिंग बना सकते हैं। ठीक है, एक रॉड लीजिए और उसको बेंड करा दीजिए, तो उससे क्या बन जाएगी, एक रिंग। तो रिंग या रॉड की बात करें तो इनके लिए हम डिफाइन क्या करते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल के फॉर्म में है। लीनियर मास डेंसिटी का हम एक्चुअल मतलब समझते हैं कि उसमें हम फिजिक्स में इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, कि फिजिक्स के टर्म में हम इसको कैसे डिफाइन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक यूनिफॉर्म रॉड ली। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब हम पढ़ चुके हैं, है ना। यूनिफॉर्म मतलब जिसकी मास हर जगह क्या हो, सेम। तो हमने एक रॉड लिया। अगर इस रॉड की बात करें तो इस रॉड का टोटल मास मान लो या टोटल लेंथ मान लो L था, और इसका टोटल मास कितना था, M। तो हम लीनियर मास डेंसिटी क्या डिफाइन करते हैं, लीनियर मास डेंसिटी दैट इज लैम्डा इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट लेंथ। तो मास डिवाइडेड बाय लेंथ। अब हमें क्वेश्चन में जनरली लैम्डा दे दिया जाता है, और अगर मुझे लैम्डा दे दिया गया तो यहां से हमारे लिए मास निकालना एक बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, मास इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। यानी कि किसी भी बॉडी का अगर आपको मास लिखना हो तो आप क्या करिए, उसके लैम्डा में क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेंथ। मैंने बोला आधी रॉड का मास बताओ, तो आधी रॉड की लेंथ कितनी है, L/2, तो यहां L की जगह क्या आ जाएगा, L/2। मैंने बोला L/3 का मास बताओ, तो L/3 का मास के लिए लैम्डा इंटू L/3। तो जितनी लेंथ का आपको मास चाहिए, तो हमें लीनियर मास डेंसिटी में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसकी लेंथ। ये तो हो गया इसका मास। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, यूनिफॉर्म के लिए, क्योंकि मास हर जगह यूनिफॉर्म है, मास हर जगह सेम था, इसलिए अपन टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ लिख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी रॉड के लिए, जनरल रॉड के लिए हो सकता है कि मास यूनिफॉर्म ना हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि मास आगे जाते जाते बढ़ता जाए, मतलब इधर कुछ और एलिमेंट है, इधर कुछ और एलिमेंट है, इधर कुछ और एलिमेंट है, तो हो सकता है हर जगह का मास सेम ना हो, या हो सकता है सेम हो। तो मैं एक जनरल रॉड के लिए डिफाइन करने जा रहा हूं कि एक जनरल रॉड के लिए कैसे हम लैम्डा डिफाइन करते हैं। तो इस जनरल रॉड के लिए मैंने क्या किया कि इस रॉड का एक बहुत छोटा एलिमेंट लिया। ये जो बहुत छोटा एलिमेंट है, इसकी लेंथ कितनी है, dx। ये dx इतना स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, ताकि ये एक नियरली एक लाइन बन जाए। और dx अगर नियरली एक लाइन बन जाए तो उस लाइन के लिए लैम्डा बहुत ज्यादा वेरिएबल नहीं होगा। उसके लिए हम लैम्डा को लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं कि इस पॉइंट का लैम्डा और इस पॉइंट का लैम्डा, या कहूं हर पॉइंट का लैम्डा लगभग क्या आएगा, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत पास पास हैं। तो हम इस छोटी सी रॉड के लिए, इस छोटे से रॉड के लिए हम लैम्डा को कांस्टेंट मान सकते हैं, यूनिफॉर्म मान सकते हैं। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब क्या होता है, लैम्डा इज कांस्टेंट। तो सिमिलरली इस छोटे से एलिमेंट के लिए भी अपन लैम्डा को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। लेट्स से इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना है, dm। अगर एलिमेंट बहुत छोटा होगा तो उसका मास भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें लैम्डा क्या डिफाइन करें, तो इसके छोटे से एलिमेंट के लिए लैम्डा इज डिफाइंड एज वही मास पर यूनिट लेंथ। बस वही हो जाएगा, इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना है, dm, और इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dx।
तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर मास डेंसिटी फॉर एनी लीनियर ऑब्जेक्ट, चाहे लैम्डा वेरिएबल हो चाहे लैम्डा कांस्टेंट हो, हम लैम्डा को dm/dx लिखते हैं। ठीक है, अब इस लैम्डा का फायदा क्या है? इस लैम्डा का फायदा आपको इस इक्वेशन से दिखेगा कि यहां से हम अगर dm की वैल्यू निकाले तो dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, यानी कि हम अब एक dm एलिमेंट यानी dm मास लिख पाएंगे। जैसा हमने कॉन्टिन्यूअस बॉडी में अभी बात की है कि हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ता है dm मास का, और फिर हमें उसके पोजीशन वेक्टर को इंटीग्रेट करना पड़ता है। हमें लिखना पड़ता है इंटीग्रेशन ऑफ r dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो अब हमारे पास क्या है, उस छोटे से एलिमेंट का हम मास आसानी से लिख पाएंगे। कैसे? अगर मुझे इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ पता हो, ये लीनियर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर ये लीनियर ऑब्जेक्ट हो और ये एक छोटा सा एलिमेंट मैं चूज करूं, जैसे एक रॉड है, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट मैंने चूज किया, तो अब मैं इजीली उसका मास लिख पाऊंगा। मास क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू dx। बस हमें क्या करना है, उसके लेंथ में क्या मल्टीप्लाई करना है? लैम्डा का, यानी लीनियर मास डेंसिटी का। तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट या किसी भी बॉडी, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो यूनिफॉर्म बॉडी हो, मास इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेंथ। अगर छोटे से एलिमेंट का मास लिखना हो तो छोटी सी लेंथ ले लेते हैं, अगर बड़े एलिमेंट का यानी बड़ी रॉड का मास लिखना हो तो बड़ी लेंथ ले लेते हैं। लेकिन बड़ी लेंथ तब लिखेंगे जब वो यूनिफॉर्म हो। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो हम इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये लीनियर मास डेंसिटी का यूज है कि लीनियर मास डेंसिटी की मदद से हम किसी भी यूनिफॉर्म बॉडी में यानी लीनियर बॉडी के एक छोटे से एलिमेंट का मास लिख पाएंगे। वो छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा? लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेंथ। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ लैम्डा। लैम्डा आपको हो सकता है क्वेश्चन में दिया जाएगा, या लैम्डा आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन m/l या फिर dm/dx। ठीक है, तो ये हमारे लिए लीनियर मास डेंसिटी हमने पढ़ ली कि लीनियर मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट लेंथ, मास डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, तो इसे नोट करिए। फिर अब हम इसका यूज देखेंगे कि इसको किस तरीके से यूज करते हैं।